हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। इस लॉकडाउन की अवधि में अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रखें और इस लॉकडाउन के समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दें। लेक्चर 20 के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? इससे पहले आप सबने टॉपिक पढ़ा विद्युत क्षेत्र। इससे पहले आप सबने टॉपिक पढ़ा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जहां तक किसी आवेश का प्रभाव रहता है और वो विद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पर ये एक प्लस क्यू आवेश है, ये अपने चारों ओर कुछ दूरी तक इस प्रकार से एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस आवेश का क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा और ये इस आवेश का ये क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए अपन जिन काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करेंगे या जो काल्पनिक रेखाएं अपन दर्शाएंगे वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। जैसे ये यहाँ पर प्लस आवेश है, अब प्लस आवेश के पास में यहाँ पर अपन को दूसरा प्लस क्यू आवेश लेके आते हैं। इस प्लस क्यू आवेश को अपन क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो अब ये इससे क्रिया कैसे अनुभव करेगा? ये किससे अनुभव करेगा? ये क्रिया ये प्लस का धनावेशित विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई दूसरा प्लस का धनावेश अपन लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के प्रभाव में ये जो आवेश होगा वो इस प्रकार से इससे दूर हटता हुआ रहेगा। तो ये जो रेखा आपने दर्शाई है ये इस आवेश की गति करने की दिशा को दर्शाई है कि ये यहाँ से प्रतिकर्षित होकर क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए अपन ने ये एक रेखा खींची है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो रही है वो इस आवेश से दूर की ओर हो रही है। तो इस रेखा को अपन क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखा कहेंगे। ये एक काल्पनिक रेखा के रूप में अपन ने प्रदर्शित की है। अब यहाँ ये ध्यान देना कि इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। इस प्रतिकर्षण को अपन अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक चुंबक होती है, इस चुंबक में एक n ध्रुव और एक n ध्रुव होता है। यहाँ पर एक और एक चुंबक है, इसमें भी एक s ध्रुव और एक n ध्रुव है। जैसे ही अपन इस चुंबक को इसके पास लेके जाएंगे ये चुंबक प्रतिकर्षण के प्रभाव से स्वतः क्या होगी? आगे की ओर गति करेगी। इस अवस्था को अपन देख रहे हैं, इस अवस्था को अपन अनुभव कर रहे हैं। यही स्थिति इस आवेश में भी होती है। तो ये क्रिया क्या होगी? एक वास्तविक होगी। ये क्रिया क्या होगी? एक वास्तविक क्रिया होगी। तो ये जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है ना यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? वास्तविक विद्युत क्षेत्र हो गया। और इसकी दिशा दर्शाने के लिए अपन ने ये एक कल्पना के रूप में रेखा खींची है। तो ये एक क्या हो गई? काल्पनिक रेखा हो गई। तो इसकी जो स्टैंडर्ड जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या बन जाएगी कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है लेकिन बल रेखाएं जो अपन खींचते हैं दिशा दर्शाने के लिए, पीछे के वीडियो में टॉपिक अपन ने पढ़ा भी था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दूर की ओर होती है और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होती है वो आवेश की ओर होती है। तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसकी परिभाषा है वो क्या बन जाए? वे काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देना ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र जो है इस पर आपको ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है? वास्तविक विद्युत क्षेत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वास्तविक विद्युत क्षेत्र। और विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। एक कल्पना के माध्यम से अपन रेखाओं को खींचते हैं तो वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। वास्तविक विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, जिन्हें विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ये इसकी वास्तविक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी। अच्छा, जैसे ये एक कोई रेखा है, इस पर यहाँ पर कोई बिंदु अंकित करते हैं, जैसे 1, यहाँ पर एक बिंदु अंकित किया 2, यहाँ पर एक बिंदु अंकित किया 3 और यहाँ पर एक बिंदु अंकित किया 4। अब इस रेखा के किसी भी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है। जैसे ये यहाँ पर
एक रेखा खींची अपन ने, विद्युत क्षेत्र रेखा के रूप में कह सकते हैं। ये A 1 2 3 4 इतने बिंदु बने। अब इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगे, तो इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इन बिंदुओं पर खींची गई एक क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा उस बिंदु को स्पर्श करती हुई निकलेगी, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा। ये यहाँ पर बिंदु क्षेत्र किसका हो गया, E1 का। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसको बिल्कुल स्पर्श करती हुई निकलेगी स्पर्श रेखा। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र हो गया E2 दूसरे बिंदु का। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु को स्पर्श करते हुए ऐसे निकलेगी, ये E3 विद्युत क्षेत्र हो गया इस तीसरे बिंदु का। फोर्थ बिंदु अपन ये लेंगे, फोर्थ पॉइंट, इस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा खींचेंगे तो इसको स्पर्श करती हुई ये एक रेखा इस प्रकार से बन जाएगी, तो ये E4 विद्युत क्षेत्र हो गया इस चौथे बिंदु। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो किसी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात इनमें से कोई सा भी बिंदु अपन यहाँ पर लें तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात किसी भी बिंदु पर किसी भी यानी ये जो स्पर्श रेखा हो रही है ये वाली, इस स्पर्श रेखा को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा सारी स्पर्श रेखाएं होगी वो किसको दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अर्थात इसको अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींच सकते हैं। एक स्थिति में आपको जब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई कि मैंने आपको, जहां तक किसी आवेश का प्रभाव रहता है उसके अनुसार अपन ये विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन या विद्युत बल रेखाएं हैं वो अपन खींच सकते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं का चित्रण और उनके गुणधर्म। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण तथा इनके गुणधर्म। इनके चित्र बनाते रहेंगे और साथ साथ में इनके गुणधर्म को भी पढ़ते रहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे, किसी आवेश कुछ दूरी तक अपना प्रभाव दर्शाएगा जिसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उसकी दिशा दर्शाने के लिए जो रेखाएं खींचेंगे उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निर्मित होगा तो उसमें अपने पास प्लस आवेश भी हो सकता है, प्लस के स्थान पे माइनस आवेश भी अपन ले सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों का युग्म भी हो सकता है, प्लस और प्लस का भी युग्म हो सकता है, माइनस और माइनस का भी युग्म हो सकता है। तो एक स्थिति में बल रेखा खींचेंगे, एक इस स्थिति में, एक इस स्थिति में बल रेखा खींचेंगे, एक इस स्थिति में बल रेखा और फिर अंतिम पॉइंट में इस स्थिति में, और प्रत्येक स्थिति में इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 अवस्थाओं में ये अपन इनका चित्रण करेंगे कि इसका चित्र किस प्रकार से अपन बना सकते। तो यहाँ पर अपना पहला गुणधर्म और चित्रण के लिए पहला पॉइंट है एकल धनावेश के लिए। एकल धनावेश के लिए, एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होती है। तो एकल धनावेश का मतलब देखो, जैसे ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया, प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये मान लिया इतनी दूरी तक अपना प्रभाव दर्शाता है, तो ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र होगा वो इसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यदि इसमें अपन कोई प्लस का क्यू आवेश हो रखते हैं तो ये प्लस का क्यू आवेश इस आवेश के प्लस कैपिटल प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होगा और प्रतिकर्षण का अनुभव करते हुए इससे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसकी गति करने की जो अवस्था होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस धनावेश से क्या होगी, दूर की ओर हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस धनावेश से दूर की ओर जाएगी, क्योंकि ये ऋणावेश धनावेश है वो यदि गति करने के लिए स्वतंत्र है तो इस धनावेश के कारण दोनों प्लस प्लस के हैं तो कूलॉम नियम से किस बल का अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो ये आवेश से गति करके कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला
तो इसका जो चित्रण होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इस प्लस आवेश के कारण ही जो विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा, तो इसकी गति करने की अवस्था को अपन विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। तो ये दूर की ओर चला जाएगा, तो यहाँ से बल रेखाओं का जो चित्रण होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये बल रेखाएं जहाँ पर इसका प्रभाव रहेगा, उसके प्रभाव को दर्शाने के लिए अपन ने इस प्रकार से ये रेखाएं प्रदर्शित की, और इस स्थिति के अनुसार जब ये धनावेश के पास में धनावेश विद्युत क्षेत्र में ये धनावेश लेके आए, तो प्रतिकर्षण के प्रभाव से ये आवेश इससे बाहर की ओर निकल जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस आवेश से क्या होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पर इसका जो तीर का जो चिन्ह होगा वो तीर का चिन्ह आ जाएगा इससे बाहर की ओर। इस प्रकार से ये एकल धनावेश के लिए क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस प्रकार से एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को अपने दर्शा सकते हैं। हम याद करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, एकल ऋणावेश के लिए, एकल ऋणावेश के लिए। तो यहां पॉइंट अपन लिखें तो क्या हो जाएगा कि धनावेश के लिए, धनावेश के तक जाती है, और अनंत तक क्यों जाती है, आवेश से चलकर, क्योंकि ये दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, धनावेश अपने यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश से दूर हो जाएगा, तो जहां तक इसका प्रभाव रहेगा उससे अनंत दूरी तक चला जाएगा। इसलिए धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो आवेश से चलकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अब अपन बात करते हैं ऋणावेश के लिए। तो ये अब ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश के लिए धनावेश है यहाँ पर, ये धनावेश अपने चारों ओर क्या करेगा, ये प्लस आवेश अपने चारों ओर क्या करेगा, ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां तक इसका प्रभाव रहेगा। अभी बताया आपको। अब यदि इसके परीक्षण के लिए अपन कोई ऋणात्मक आवेश लेके आते हैं, परीक्षण आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यदि ये ऋणात्मक आवेश अपन लेके आए और ये ऋणात्मक आवेश गति करने के लिए यदि स्वतंत्र हो रहा है, तो कूलाम नियम के अनुसार इस प्लस आवेश से क्या होगा, प्लस और माइनस है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक आवेश है वो इस प्लस आवेश से क्या होगा, आकर्षित होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो कूलाम नियम से किस बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का। तो यदि कहीं दूरी पर भी स्थित है, जितनी दूरी से इसका प्रभाव दे रहा है, तो ये फिर आवेश अनंत से गति करके क्या आ जाएगा, आवेश की तरफ आ जाएगा, अर्थात इस बार जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी इस प्रकार से इसकी गति करने की अवस्था इस आवेश की ओर होगी, तो ये गति इस प्रकार से करेगा। यहाँ रखा हुआ है तो ये इस प्रकार से, यहाँ रखेंगे तो ये इस प्रकार से गति करेगा, इधर रखेंगे तो ये इस प्रकार से गति करेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया कि ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो अनंत से चलकर कहाँ तक आती है, आवेश तक आती है, अर्थात आवेश की ओर होगी इसकी दिशा। तो इसका अपन चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र अपने पास में इस प्रकार से बन जाएगा। ये ऋणात्मक आवेश है, इसके पास में ऋणात्मक आवेश के लिए इसकी दिशा दर्शाएंगे, तो ये दिशा दर्शाने के लिए अपन इस प्रकार से ये कुछ ऐसी रेखाएं बनाएंगे, इस प्रकार की ये रेखाएं खींचेंगे। अब यहाँ पर ऋणावेश का परीक्षण के लिए ये इस आवेश से क्या होगा, आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो कुछ आवेश की ओर रहेगा, इसलिए दिशा होगी इसकी इस प्रकार से। इसकी दिशा दर्शाने के लिए अपन ये रेखाएं खींचेंगे, तो इस बार जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, आवेश की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश यदि अनंत पर भी स्थित है तो वो इस आवेश के धनात्मक आवेश के आकर्षण से गति करके कहां तक आ जाएगा, आवेश की ओर आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ऋणावेश के लिए, ऋणावेश के आती है, और आवेश तक क्यों आती है, आवेश तक क्यों आती है, क्योंकि आकर्षण बल का अनुभव करेगी, इसलिए आवेश की ओर गति करेगी। अब अपना तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर अपने एकल धनावेश लिया, यहाँ पर अपने एकल ऋणावेश लिया, अब इन दोनों को मिलाकर युग्म अवस्था लेते हैं, यानी युग्म अवस्था में, युग्म अवस्था, युग्म अवस्था का मतलब क्या हो गया, धनावेश है और ऋणावेश है, तो
तो ये यहाँ पर प्लस आवेश हो गया और ये यहाँ पर माइनस आवेश हो गया, ये युग्म अवस्था हो गई। और यहाँ पर देखा है किसलिए, तो धनावेश से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है और ऋणावेश भी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसलिए बल देखा है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इन बल रेखाओं का चित्रण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। धनावेश से निकल रही है, ऋणावेश से प्रवेश कर रही है। तो ये धनावेश से, यहां से धनावेश से ये निकली और इधर ये ऋणावेश में प्रवेश कर गई। यहां धनावेश से निकली और इधर ऋणावेश में प्रवेश कर गई। इधर से देखो ये धनावेश से निकल कर यहां तक पहुंचेगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पहुंचेगी। तो ये धनावेश से निकल गई, ये भी धनावेश से निकल गई और ये यहाँ ऋणावेश में क्या हो जाएगी, ऐसे प्रवेश कर। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत, यहाँ से निष्कर्ष निकल गया विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती। अब युग्म अवस्था लें और वो धन और धन के लिए लें, ऋण और ऋण के लिए लें, तो किस प्रकार से होगी। जैसे ये यहाँ पर प्लस आवेश है और इधर भी क्या है, प्लस आवेश। प्लस आवेश है तो प्लस और प्लस के मध्य तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इन दोनों के मध्य कुछ बनता ही नहीं है, दोनों दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, जरा सा इन दोनों के मध्य प्रेम नहीं है। तो ये दूसरे से क्या होंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो दूर किस प्रकार से हटेंगे, इस प्रकार से, प्रतिकर्षण के प्रभाव में इस प्रकार से, प्रतिकर्षण के प्रभाव में इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या होंगे, दूर हटेंगे। इनकी बल रेखाएं दूसरे इस प्रकार से होंगे। इधर ये भी इससे दूर हटेगा, ये भी इससे दूर हटेंगे, तो इनकी बल रेखाएं क्या होगी, इस प्रकार से होगी। ये एक दूसरे की ओर आने का जरा सा भी प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। कुछ दूरी तक इनके बीच से बिंदु P अपन यहाँ लें तो प्रतिकर्षण के प्रभाव में ये दूर हटेंगे, तो इस बिंदु P तक विद्युत बल रेखा नहीं पहुंचेगी। तो इस बिंदु P को अपन क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। और इनके लिए दिशा दर्शाएंगे तो प्लस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये विद्युत बल रेखाओं का चित्रण हो जाएगा इस प्रकार। इधर भी बल रेखाएं प्लस से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ये विद्युत बल रेखाएं। और इनके बीच में इस बिंदु P तक बल रेखाएं नहीं पहुंचेगी, तो बिंदु P को अपन क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार युग्म अवस्था में दो ऋणात्मक आवेश भी हो सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर माइनस हो गया और ये यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस। ये भी एक दूसरे के दुश्मन जैसा ही व्यवहार करते हैं, इनके मध्य भी प्रतिकर्षण होता है, तो ये भी दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इनकी बल रेखाओं का जो चित्रण होगा वो भी इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। इनकी जो बल रेखाएं होगी वो भी इससे क्या होगी, दूर की ओर ही निकलेगी। इस ऋणात्मक आवेश की पास में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। इधर भी बल रेखा इसी प्रकार से होगी, बिल्कुल भी इस आवेश के निकट नहीं पहुंचेगी। यहां थोड़ा परिवर्तन होगा, ऋणावेश है तो ऋणावेश के प्रवेश कर रही है, तो इसमें तीर का चिन्ह किस प्रकार से बन जाएगा, ये ऋणावेश के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी। इस प्रकार से ऋणावेश है तो ऋणावेश के बजाय अंदर की ओर आएगी, तो ये तीर का चिन्ह क्या होगा, इस प्रकार से अंदर की ओर। तो यहाँ पर तीर का चिन्ह वो किस प्रकार से आ जाएगा, इस ऋणावेश की ओर,
इन चित्रों के अनुसार क्या हो जाएगी, परिभाषाएं हो जाएगी। ये भी विद्युत बल रेखाओं का क्या बन जाएगा, चित्रण हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट देखना, यहां अपन कुछ रेखाएं दर्शाते हैं। ये कुछ रेखाएं ली अपन ने विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। यहां कुछ बिंदु लेते हैं, जैसे यहां पर अपन ने लिया बिंदु 1, यहां पर अपन बिंदु लेते हैं 2 और यहां पर अपन बिंदु लेते हैं 3 और समान आकार के कुछ गोले बनाते हैं। अब इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बिंदु का E1, सेकंड बिंदु का विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E2 और थर्ड बिंदु का विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E3। और अपन तो ये पूछ ले कि E1, E2 और E3 में सबसे अधिक परबल कौन सा है। इसका निर्धारण करने के लिए अपन क्या करें कि समान आकार के कुछ गोले बनाते हैं। यहाँ पर समान आकार का गोला एक यहाँ बनाया अपन ने, समान आकार का इसी प्रकार के आकार का एक गोला अपन यहां और बनाते हैं। इन दोनों गोले के आकार बराबर है। इसी प्रकार का एक गोला अपन यहां बनाते हैं। तीनों गोले बराबर आकार के हैं। ये ऐसे मान लिया अपन ने कि तीनों गोले बराबर साइज के हैं। ये तीनों गोले बराबर साइज के हैं, तो अब इनमें विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा, विद्युत क्षेत्र में देखो 1 2 3 और 4 कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 4 बल रेखाएं। इसमें कितनी निकल रही है, समान साइज का यही गोला है 1 2 और 3, कितनी बल रेखाएं गुजरी, 3 गुजरी। और यहाँ पर भी समान आकार का वही गोला है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 1 और 2। स्थिति क्या है, यहाँ पर बल रेखाएं निकट है इसलिए ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही है। यहाँ पर बल रेखाएं थोड़ी सी दूर हो जाती है तो बल रेखाओं की संख्या में कुछ कमी आ जाती है। और यहाँ बल रेखाएं थोड़ी सी और ज्यादा दूर हो जाती है तो बल रेखाओं की संख्या में यहाँ पर और भी क्या होती है, कमी आ जाती है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या है, अधिक है, प्रबल है। यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी तुलना में थोड़ा कम है क्योंकि बल रेखाएं यहाँ पर कम गुजर रही है और यहाँ पर सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बल रेखाओं की संख्या के आधार पर। तो E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा, फिर E2 का मान E3 से क्या होगा, अधिक होगा। सबसे अधिक प्रबल कौन सा होगा, E1, क्योंकि इसमें से 1 2 3 और 4 कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 4 बल रेखाएं। इसमें से कितनी गुजर रही है, 3 बल रेखाएं। इसमें से कितनी गुजर रही है, 2 बल रेखाएं। तो यहाँ बल रेखाएं निकट है, फिर बल रेखाएं दूर होती जाती है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया कि बल रेखाओं की जो समीपता होती है, निकटता होती है, वो प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अर्थात लगा के हम लिख सकते हैं इस स्थिति से कि विद्युत बल रेखाओं का समीपन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं दर्शाती है, प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। और एक सूत्र पहले भी अपन ने पढ़ा, E बराबर KQ बटा R²। यहाँ पर R क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर बल रेखाओं की दूरी क्या है, पास में। यहाँ बल रेखाओं की दूरी क्या है, दूर दूर है। और यहाँ बल रेखाओं की दूरी और भी क्या बन गई, दूर दूर। तो मिलकर होने से विद्युत क्षेत्र जहाँ पर दूरी कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और जहाँ दूरी बढ़ती रहेगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र को क्या होता रहेगा, धीरे धीरे इसका प्रभाव या वो दुर्बल होता रहेगा। 5वां पॉइंट इसका देखना कि दो विद्युत बल रेखाएं, 5वां पॉइंट इसका देखना, एक सर्वे में आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं दिशा को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है।
प्रकार से दर्शाती है, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई इस प्रकार से। इसका अपन ने एक बिंदु लिया P, एक बिंदु लिया Q और एक बिंदु लिया R। 3 बिंदु लिए। इन तीनों बिंदुओं पर यदि अपन एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उन बिंदुओं पर वो विद्युत जो स्पर्श रेखा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो बिंदु P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची अपन ने, तो स्पर्श रेखा के लिए ये बिल्कुल ये स्पर्श करती हुई निकल गई। तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा EP को। ये यहाँ बिंदु लिया, यहाँ पर बिल्कुल स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार से, तो इसको स्पर्श करती हुई जा रही है इस प्रकार से ये, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है कि Q बिंदु पर है, तो ये क्या बन जाएगा EQ। और यदि यहाँ पर R बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा अब इस प्रकार से होगी, जो इस बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल रही है, तो ये विद्युत क्षेत्र किसका हो जाएगा R बिंदु का, तो ये हो गया E। इसी प्रकार से इसका 6th बिंदु है, गुणधर्म है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका अगला तो गुण हो जाएगा कि दो विद्युत वो भी संभव नहीं है। चित्र के रूप में इसको दर्शाएंगे अपन। तो एक बल रेखा ये हो गई और दूसरी बल रेखा, तो एक बल रेखा ये हो गई, दूसरी बल रेखा ये हो गई। कटान बिंदु ये हो गया, तो इस कटान बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा इस दिशा में, इस पर से होगी E1, और एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इस कटान बिंदु पर इस दिशा में E2। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इस बिंदु P पर ये दो विद्युत क्षेत्र किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, इसलिए दो बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। 7 इसका पॉइंट देखना आपको, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल आकर्षण को दर्शाता है तथा इसके विपरीत कथन, इसके विपरीत कथन तथा इसके विपरीत कथन का मतलब हो गया कि ये जो अपने कथन लिखा है इसका विपरीत क्या होगा। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश का विपरीत हो गया लंबवत, अपनी लंबाई के लंबवत। संकुचित का विपरीत हो गया फैलना। तो विद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश के स्थान पे अपन लिखेंगे लंबवत और संकुचित के स्थान पे लिखेंगे फैलना। तो लंबाई के लंबवत फैलती है, तो ये विपरीत प्रकृति के आवेशों के आकर्षण को नहीं दर्शाकर समान प्रकृति के आवेशों में किसको दर्शाएगा, प्रतिकर्षण को दर्शाएगा। ये इसका विपरीत कथन आप ऊपर वाले कथन का ये बिल्कुल विपरीत कथन आप एक और बना सकते हैं। ये इसका विपरीत कथन बन गया। अब इसका 8वां पॉइंट देखना जो इम्पोर्टेंट भी है, कुछ चित्र बनाते हैं अपन यहाँ पर और उसमें अपन परिमाण और दिशा का निर्धारण करते हैं। बिंदु लेते हैं, यहाँ एक बिंदु लिया, यहाँ एक बिंदु लिया, प्रत्येक रेखाओं पर अपन ने क्या कर लिया, एक एक बिंदु दे दिया। अब यहाँ पर देखना विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा होगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा यही है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा होगी, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हो जाएगी ये वाली, इस प्रकार ये स्पर्श रेखा, इस पर भी ये स्पर्श रेखा, इस पर भी ये स्पर्श रेखा, तीनों की दिशाएं समान है। इधर भी स्पर्श रेखा पर ये दिशा, इधर भी स्पर्श रेखा पर ये दिशा, इधर भी स्पर्श रेखा पर। तो प्रत्येक जो बिंदु पर ले रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर ये स्पर्श रेखा को इसको स्पर्श करती हुई इस प्रकार से निकलेगी और अंत में निष्कर्ष निकल गया कि प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा जो मैंने खींची है, ये स्पर्श रेखा किसको दर्शा
विद्युत क्षेत्र रेखा है, स्पर्शरेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो प्रत्येक दिशा का मान समान है, तो इस चित्र में ई की दिशा, प्रत्येक बिंदु पर ई की दिशा क्या हो रही है? ई की दिशा नियत रह रही है। और परिमाण का मतलब इन वलयों के बीच की दूरी, बीच का ये जो गैप आ रहा है वो भी देखो समान दिखाई दे रहा है, तो परिमाण भी इसमें क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। परिमाण भी क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। इस चित्र की बात करें अपन यहां पर, इस चित्र की बात करें अपन यहां पर, तो इन रेखाओं के बीच का गैप जो है परिमाण है वो बराबर आ रहा है, लेकिन यहां पर अपन एक बिंदु लगाते हैं, यहां पर अपन एक बिंदु लगाते हैं, यहां पर एक बिंदु लगाते हैं, और इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो ये स्पर्श रेखा इस दिशा में हो रही है, स्पर्श रेखा इधर इस दिशा में हो रही है, स्पर्श रेखा इधर इस दिशा में हो रही है। तो तीनों स्पर्श रेखाओं की दिशा क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे, इस प्रकार से सब जगह कोई एक एक दो दो कोई बिंदु लेंगे, इस प्रकार से बिंदु प्रदर्शित करते रहेंगे इस प्रकार से, और प्रत्येक बिंदु पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी, जो कि क्या है? विपरीत दिशाओं में है। परस्पर क्या है? विपरीत दिशाओं में है। और विपरीत दिशाओं में होने का मतलब ये हो गया कि इसके बीच का जो गैप है वो तो क्या है? बराबर है। इसलिए इसका जो परिमाण होगा वो परिमाण को क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी वो दिशा प्रत्येक स्थिति में देखो अलग अलग होती जा रही है। तो दिशा यहाँ पर क्या रहेगी? अनियत। दिशा क्या रहेगी? अनियत। ये दो चित्र होंगे, ये ए हो गया, इधर ये बी हो गया। सी की अपन बात करें तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा होगी इस प्रकार से। ये रेखा प्रत्येक का गैप है, परिमाण वो क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहां पर अपन ये बिंदु ले, यहां पर पहले की तरह कुछ बिंदु ले अपन यहां पर, और उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचे। वो स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी, यहाँ पर ऊपर वाली रेखा पर स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखाएं इसी प्रकार से आएगी, जो इन बिंदुओं को बिल्कुल क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई निकल रही है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को ऐसे स्पर्श करती हुई निकल रही है। तो इस तीसरे चित्र से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इस प्रकार के चित्र में दिशा तो बराबर आ रही है एक ही जगह, लेकिन इनके बीच की गैप है, दूरी है, वो अलग अलग आ रही है। इसलिए यहाँ पर इसका जो परिमाण है वो परिमाण को क्या हो जाएगा? अनियत। परिमाण को क्या हो जाएगा? अनियत। और दिशा है ई की, वो दिशा क्या हो जाएगी? नियत। दिशा क्या हो जाएगी? नियत। ये इस तीसरे चित्र का निर्धारण हो गया, ये दूसरे चित्र का निर्धारण हो गया। इस प्रकार से चित्रों में आपको ऐसा एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कि दिशा और परिमाण में इनमें क्या क्या अंतर है? एक जैसे मान लो कि डी बिंदु में जैसे एक रेखा इस दिशा में है, दूसरी रेखा इस दिशा में होगी, एक रेखा इस दिशा में होगी, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार से हो जाएगी। स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन इस प्रकार से, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा इस दिशा में होगी, और यहाँ पे बिंदु लेके स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इस दिशा में होगी। प्रत्येक जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है, और इनके बीच की दूरी भी सब जगह अलग अलग आ रही है। तो इस स्थिति में ई का जो परिमाण है और ई की जो दिशा है दोनों ही क्या रहेंगे? अनियत। अर्थात दोनों में क्या होगा? परिवर्तन रहेगा। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? अनियत। तो इस चित्र में दिशा नियत, परिमाण नियत, दोनों नियत रहेंगे। इस चित्र के इस प्रकार के चित्र में दिशा
की दिशा सब जगह समान आ रही है, लेकिन इनके बीच की दूरी है वो अलग अलग आ रही है। परिमाण क्या दे रहा है, एन दे रहा है, और यहाँ पर दोनों ही मान क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये विद्युत बल रेखा का टॉपिक अपना पूरा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक एनुअल एग्जाम दोनों एग्जामों में इस पर 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई गुण धर्म लिखो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, या ऐसे चित्र देखिए इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अपन विद्युत गुण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगी। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से और गहराई में जाके आपको समझाया है। फिर भी यदि आपको कुछ इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने डाउट को और अपने जो कंफ्यूजन होता है, जो प्रश्न होता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। अगली क्लास होने से पहले उस कंफ्यूजन को, उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए